यस मैम। ओके, परसों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी उसमें चेक की थी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, जिससे दूसरे रिसिपिएंट सेल का जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है। इसी की कंटिन्यूएशन में हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी देखा था, ठीक है। उसमें ये था कि कैसे नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, 3 फ्रेंड्स ने, ये उसके जब सब प्रोटीन थी वो रिमूव करके चेक किया, लेकिन उसमें भी ये पता चला कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी थी वो डैमेज नहीं हुई, बल्कि वो वैसी की वैसी रही। और सिर्फ जो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, जब उन्होंने डीएनए को इसको मतलब डैमेज किया डीएनए को, उससे क्या हुआ कि सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। उसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने लेक्चर में एक में किया हुआ है रिकॉर्डिंग, वो मैं चलो आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। आज मैं आपको इसके थोड़ा सा बेसिकली बस बता देती हूँ। उसमें ये है कि जैसे इस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि वायरस के प्रोटीन कोट में बैक्टीरियोफेज में और एक दूसरे उसी तरह के दूसरे वायरस के एक डीएनए में हैवी आइसोटोप डाला गया, ठीक है। यानी कि एक तरह के वायरस को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया कि जिस मीडियम में सल्फर 32 की बजाय हैवी आइसोटोप का सल्फर 35 वाला है। तो ये वाला सल्फर इसके प्रोटीन कोट में आ गया। इसी तरीके से इसके डीएनए में इन्होंने फास्फोरस, क्योंकि आपको पता है डीएनए के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक 5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है और एक फास्फेट ग्रुप होते हैं। तो उसमें फास्फेट जो है वो उन्होंने दूसरा वाला उन्होंने ऐड कर दिया कि दैट फास्फेट इज 32, ठीक है। इस फास्फेट को, इन्हीं दोनों वायरस को जब इन्होंने बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट कराया, और इन्फेक्ट करवाने के बाद जैसे कि हमें पता है लिपिड को लाइसोजेनिक साइकिल में हमने पढ़ा था कि अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर भेज देता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रही है। और फिर यही वाला वायरल डीएनए बैक्टीरिया के होस्ट के पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस पे अपना कंट्रोल ले लेता है, और वहीं से इसी की जब मल्टीपल कॉपीज बनती हैं तो नए वायरस के अंदर ये नए फास्फेट 32 वाला, फास्फोरस 32 वाला नया डीएनए इन सब के अंदर नए वायरस के अंदर जाएगा। आफ्टर इन्फेक्शन उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को ना जैसे ब्लेंडर या सेंट्रीफ्यूज उन्होंने किया, उससे क्या हुआ कि बाहर इसके जितना भी सरफेस पे वायरस अटैच थे वो सब के सब हट गए, ठीक। अब सर्फ इसके ऊपर हट जाने की वजह से इनका एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था कि क्या यहाँ से सल्फर यानी कि प्रोटीन भी ट्रांसफर होती है, मतलब प्रोटीन भी क्या हेरिडिटरी मटेरियल है, क्या कोई प्रोटीन कोट भी कोई हेरिडिटरी मटेरियल। तो इनको यहाँ से ये पता चला कि इस वाले बैक्टीरिया में जितना भी वायरल डीएनए गया, ठीक है, वायरल डीएनए गया, इन सब में ये वाला S35 बाहर रह गया, और अंदर इसका सारा जो नेचुरल इसका अपना जो था डीएनए था, यानी कि फास्फोरस, इसमें तो 32 वाला फास्फोरस है ना, तो नॉर्मली 28 या जो भी इसका अपना एटॉमिक नंबर होता है वो फास्फोरस का नॉर्मल फास्फोरस आया, यानी कि हैवी रेडियो एक्टिव सल्फर उसके बाहर रह गया, ठीक है। और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस इसके अंदर आ गया, यही जो है डीएनए वहीं से इसकी अगली कॉपीज बनी। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन इज नॉट हेरिडिटरी मटेरियल, बल्कि सारे का सारा डीएनए दिस इज ऑल हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक। ये लेक्चर हुआ है रिकॉर्ड, मैं आपको उसकी सेंड कर देती हूँ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए खुद कैसा होता है। अच्छा चलिए हम अगर सबसे पहले इसी को डायग्राम में देख लें, ठीक है। हमें सबको पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें यहाँ पर बेसिकली 3 इसमें हमने हमेशा से पढ़े हैं, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं हमने पढ़ा। एक इसका नाइट्रोजन बेस होता है ये, फिर एक 5 कार्बन, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, इस जगह पर ये 5 कार्बन पेंटोज शुगर है, और इसके साथ ये फॉस्फेट अटैच। अब यहाँ पर आपको 2 जगहों पर ये एक दरमियान में, दोनों इनके दरमियान 2 यूनिट्स के दरमियान बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 कार्बन पर फॉस्फेट ने यहाँ पर अपने आप के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। और फिर यहाँ पर 5 कार्बन के साथ OH पर ये दरमियान में फॉस्फेट, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। इसी ने इन तमाम पेंटोज शुगर्स को आपस में जोड़ा हुआ है। क्या पेंटोज शुगर्स को आपस में जोड़ा हुआ है, अगर हम आप इस डायग्राम में देख लें, ये देखें यहाँ पर, तो ये पूरे का पूरा नाइट्रोजन बेस है। क्लियर है आपको, मेरी आवाज समझ आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। ये पूरा नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा ना कि जैसे ये प्यूरिन्स होते हैं, डबल रिंग होते हैं, ये अब प्यूरिन है, ठीक है।
आपको इस जगह से ये पूरा इसका स्ट्रक्चर समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये नजर बना हुआ है, ये देखें, ये एडनिन एंड गुआनिन दे आर प्यूरिन, प्यूरिन्स आर डबल रिंग, ये डबल रिंग है। पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग, ठीक है। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल दे आर सिंगल रिंग एंड प्यूरिन्स आर डबल रिंग। अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख लें तो ये आपको जो सिंगल रिंग है दे आर पायरिमिडीन, यानी कि साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। साइटोसिन एंड साइटोसिन एक एडेनिन है, ठीक है। साइटोसिन जो है हमारे पास एक पायरिमिडीन है, हमेशा एक पायरिमिडीन और एक प्यूरिन के दरमियान बॉन्ड होता है, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन दोनों जो हैं ये हमारी प्यूरिन्स हैं, एक प्यूरिन एक यहाँ पर, यानी कि सी जो है वो हमारा पायरिमिडीन है और जी जो है हमारा ये प्यूरिन है। एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, फिर एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, मतलब हमेशा जी और सी के दरमियान बाइंडिंग होगी। सी जो है, सी हमारा ये पायरिमिडीन है, ठीक है, और जी हमारा प्यूरिन है। ए और जी हमेशा प्यूरिन, आपने ये याद रखना है, एडनिन गुआनिन, ठीक है। आपको हमेशा एक साइड पर सब के सब एडनिन नजर आएगा, एडनिन, और हमेशा थायामीन यानी कि प्यूरिन और प्यूरिमिडीन, देख रहे हैं यहाँ पर ये एक सिंगल रिंग है, ये डबल रिंग है, फिर ये डबल रिंग है, फिर ये सिंगल रिंग है, ये भी डबल रिंग है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल रिंग है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि प्यूरिन प्यूरिन या पायरिमिडीन पायरिमिडीन के दरमियान बॉन्डिंग हो, बल्कि होता ये है एक साइड पर प्यूरिन होगा, एक साइड पर पायरिमिडीन होगा। जो प्यूरिन है ये डबल रिंग है, ठीक है, यानी कि हमारा एडनिन एक साइड पर होगा, यानी कि सॉरी ये गुआनिन है, गुआनिन एक साइड पर होगा तो अगली साइड पर प्यूरिन्स होंगे, प्यूरिन्स जो हमारा साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल है। ये बात क्लियर है या नहीं समझ आई अभी भी? मैम आ गई है। आ गई है। ये एक साइड पर सिंगल रिंग पायरिमिडीन, डबल रिंग प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन हमारे पास दो हैं, एडनिन एंड गुआनिन। ये भी फिर हमारे पास ये वाला प्यूरिन है, ठीक है, एडनिन एंड गुआनिन। अगली साइड पर ये उसका पायरिमिडीन आ गया, साइटोसिन, थायामीन। इसमें फिर ये यहाँ पर डबल रिंग हमारे पास प्यूरिन आ गया, कौन सा, गुआनिन। तो गुआनिन के सामने प्यूरिन आ गया, कौन सा, साइटोसिन। फिर आपको यहाँ पर थायामीन, थायामीन क्या चीज है, जैसे सिंगल रिंग पायरिमिडीन, ऐसे ही है ना, सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग पायरिमिडीन। जहां पर भी सिंगल रिंग है ये पायरिमिडीन है। इस बात को जरा आप रिपीट करें, सिंगल रिंग पायरिमिडीन, डबल रिंग प्यूरिन, ऐसे ही है, सिंगल रिंग पायरिमिडीन एंड डबल रिंग प्यूरिन, ऐसे ही है ना, या इसमें कोई कंफ्यूजन ठीक है? सिंगल रिंग है। पायरिमिडीन एंड डबल रिंग प्यूरिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेस आपस में कनेक्टेड हैं, और ये यहाँ पर आपको ये 5 कार्बन पेंटोज शुगर, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये 5 कार्बन पेंटोज शुगर और ये फास्फेट, ठीक है, फिर ये फास्फेट, फिर ये फास्फेट, फिर ये फास्फेट, ऐसे ही है ना डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आपको क्लियर हुआ? यस मैम। इस तरीके से यहाँ पर भी एक पूरे जो डीएनए का यूनिट है, यहाँ पर भी ये कार्बन शुगर, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, फिर ये फास्फेट, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ भी ये 5 कार्बन पेंटोज शुगर और ये फास्फेट। क्लियर है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, या मैं दोबारा रिपीट करूं? जी स्टूडेंट्स जल्दी बताएं, समझ आ गई है क्या समझ आई है, जरा आप मुझे बताएं। मैम। हम्म, एक तरफ सिंगल रिंग पायरामिडीन है अच्छा, और दूसरी तरफ डबल रिंग प्यूरिन होगा, ठीक है। अगर और एडेनिन प्यूरिन होगा, प्यूरिन, ठीक है, एडेनिन के और सामने दूसरी तरफ क्या चीज, थायामीन। अच्छा, एडेनिन, थायामीन अगर एडेनिन थायामीन होगा तो सामने थायमीन होगा, अगर जी होगा तो उसके और सामने सी शायद। यानी कि साइटोसिन, साइटोसिन होगा, ठीक है। यही बेसिकली स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसकी मजे की एक बात, यहाँ से हमने अंदाजा ये लगाया कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होगा, क्योंकि हमेशा ए ने टी से ही बॉन्डिंग करनी है, हमेशा टी ने ए से बॉन्डिंग करनी है, हमेशा जी ने सी से बॉन्डिंग करनी है, हमेशा सी ने जी से बॉन्डिंग करनी है, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि जितना एडेनिन है उतना ही थायमीन होगा क्वांटिटी में, जितना ग्वानिन है उतना ही क्वांटिटी में साइटोसिन होगा। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा, तो अब जितना ए प्लस, देखे ना, ए और जी ये दोनों प्यूरिन्स हैं, ठीक है, टी और सी ये दोनों सारे ये पायरिमिडीन्स हैं, टी और सी, ठीक, ऐसे ही है ना।
तो इसलिए A+G इज इक्वल टू C+G, ये एक फार्मूला है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो बेसिक सारी चीज यही है कि स्ट्रक्चर डीएनए का कैसे है। ये देख रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेस, इसकी जगह पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 5 कार्बन पेंटोज शुगर, एक साइड पर इसके फॉस्फेट ग्रुप। इसी तरीके से ये हमारे प्यूरिन, डबल रिंग प्यूरिन, सिंगल रिंग पायरिमिडीन, ठीक है। ये डबल रिंग एडेनिन, गुआनिन, सिंगल रिंग जो है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ये उसी ही स्ट्रक्चर की दूसरी तरह से आपस में ये बॉन्ड की शो किया गया है, फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। POC, यहाँ पर भी फॉस्फेट इसके दरमियान में, देखिए ना CHO, यहाँ पर बेसिकली H था, यहाँ से ये H निकला, PO4, एक यहाँ से ऑक्सीजन निकली, यहाँ से वाटर रिलीज हुआ, तो ये यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड बना। ये हम देखते हैं कि ये सारा कैसे बनता है। अच्छा, अब यही सारी चीज वही है जो अभी हमने समझी है। मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ। जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर्ड डीएनए 1869, ओनली 4 years आफ्टर द मेंडल्स वर्क वाज पब्लिश। जैसे ही मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया, तो यानी कि 1866 में, तो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में अपना काम बताया डीएनए के बारे में। उसने क्या किया, ही एक्सट्रैक्टेड अ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फिश स्पर्म। उसने फिश के स्पर्म में से और ह्यूमन के सेल्स के न्यूक्लियाई, वहां से इसने ये मटेरियल निकाला। ही कॉल्ड दिस सब्सटेंस न्यूक्लियन। उसने से कहा कि ये न्यूक्लियन है। क्यों, इसने क्यों न्यूक्लियन नाम दिया? इट सीम टू बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। उसे लगा कि ये न्यूक्लियस जैसा ही है, इसलिए उसने इसको नाम दिया न्यूक्लियन। सिंस न्यूक्लियन वाज एसिडिक, क्योंकि इसकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी, इसलिए उसने इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। फॉर द 50 years बायोलॉजिस्ट डिड लिटिल रिसर्च ऑन द सब्सटेंस बिकॉज नथिंग वाज नोन ऑफ इट्स फंक्शन। अच्छा, तब तक 50 साल तक कुछ नहीं इस पे काम किया गया। यानी कि 1870s के बाद फिर 1920 में ये काम हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड वाज डिटरमाइंड बाय बायोकेमिस्ट P.A. लेविन। उसने, अब जो अभी हमने सारी डायग्राम समझी देखी, ये उसने 1920 में उसने शो किया कि जो हमारा डीएनए है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर एंड थर्ड नाइट्रोजनस बेस कॉल्ड प्यूरिन। प्यूरिन में क्या क्या आ जाता है, एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडिन में क्या आ जाता है, थायमिन एंड साइटोसिन। और उसके अलावा आरएनए कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, यानी कि जो हमारा आरएनए होता है उसमें थायमिन नहीं होता, उसमें यूरासिल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है दोनों स्टूडेंट्स के लिए? यस मैम। अच्छा, Levine concluded that DNA and RNA molecule are made up of repeating units called nucleotide. Nucleotides, उसने कहा कि ये रिपीटिंग, हमने देखा ना कि जो हमारा ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हमने नाम दिया न्यूक्लियोटाइड। ये जो एक पूरा एक यूनिट है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। यानी कि इसमें बेस भी होगा, इसमें 5 कार्बन पेंटोज शुगर भी होगी, और इसमें फॉस्फेट। तो ये रिपीटेडली पाया जाता है, इस पूरे रीजन को हमने कहा न्यूक्लियोटाइड। In a nucleotide, nitrogenous base is attached to the carbon 1 of pentose sugar. मैं ये चीज आपको दिखा देती हूँ। नाइट्रोजनियस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन 1। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, दिस इज 1 पोजिशन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। क्लियर? आगे चलो। यस मैम। Nitrogenous base is attached to the carbon 1 of pentose sugar and phosphate is attached to the carbon 5 of the sugar. ये चीज आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखें, दिस इज प्रेजेंट एट, फॉस्फेट इज प्रेजेंट एट द कार्बन 5 ऑफ पेंटोज शुगर। अब क्या होता है आगे? In addition, free hydroxyl group is attached to the 3 कार्बन एटम। अच्छा, एक फ्री कार्बन एटम प्रेजेंट होता है 3 कार्बन एटम पे, हम वो भी देख लेते हैं। 3 कार्बन एटम कौन सा है? ये वाला है 3 कार्बन एटम। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक OH भी हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसी 3 कार्बन पे, देखे ना यहाँ पर ये 3 कार्बन ही है ना, इसी 3 कार्बन के H से दूसरा जब नया यूनिट आके करीब आके लगता है, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आकर OH से बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होती है और फॉस्फेट ग्रुप POC के थ्रू इस जगह से अटैच हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं, यानी कि आपने पढ़ा ना 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो इस फॉस्फेट के यहाँ पर भी कार्बन है, इस फॉस्फेट के ऊपर 3 पोजीशन पर फिर कार्बन है। ये बात समझ आई है सबको या नहीं आई?
मैम फिर बता रही मैं फिर बता देती हूँ। देखें, उसने कहा है कि 3 कार्बन की पोजीशन पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल यहाँ पर अटैच है ना, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट? प्रेजेंट है OH यस ग्रुप। मैम। अच्छा, यस मैम। फिर इस कार्बन के पास यहाँ 5 पोजीशन पर फास्फेट अटैच है। ठीक, सही यस होगी मैम। बात। अब ऐसा ही एक पूरा यूनिट, एक बिल्कुल ऐसा, आप, मैं अगर आपको ये ड्रा करके दे रही हूँ ना, मतलब ये पूरा ऐसा आप यहाँ पर कंसिडर करें, इस जगह पर फिर प्रेजेंट है, यूं इस जगह पर, तो आपको क्या नजर आएगा? फास्फेट इधर आ जाएगा, फिर नीचे CH2, फिर ये पूरा यूं ये 5 कार्बन, और फिर ये बेस पूरा यस आप मैम। यहाँ पर कंसिडर करें। समझ रहे हैं बात मेरी? ये ऐसे ही आ गया ना, देखें ये यस एक मैम। पूरा और फिर ये एक पूरा, यस मैम। अब ऐसे ही हो गया ना। तो अब बांड बना लेता है यहाँ पर ये वाला जो यस फास्फेट मैम। है, और ये जो COH ऊपर लिखा हुआ था पहले, वहां का OH, और एक इस फास्फेट में से निकल जाता है और ये अपनी बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से आप यहाँ पर फिर एक और ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएं। मतलब अब यहाँ पर फिर ये 3 पे फिर अकेला आ गया OH, यहाँ पर आप फिर पूरा ऐसा ही एक और यूनिट इकट्ठी बनाएं। ठीक है, एक बेस आ गया, एक 5 कार्बन आ गया, और इसके 5 पोजीशन पर फिर एक और फास्फेट आ गया, तो उस फास्फेट का एक ऑक्सीजन इस OH के साथ मिलकर निकल जाता है, और यहाँ पर एक और POC, ऐसा ही ये बॉन्ड। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड मिलते चलते जाते हैं। अब मेरी बात समझ आ गई नहीं आई आपको? यस मैम। अब आ अच्छा चलिए, मैं आपको अगली डायग्राम में से भी दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बेस आ गया, ये 5 कार्बन शुगर, फिर इसके साथ फास्फेट। ठीक है, ये इसका 3 पोजीशन पे OH था। ठीक है, तो पीछे एक और पूरा न्यूक्लियोटाइड आया, इसने यहाँ अपने एक P ने एक ऑक्सीजन दिया, एक इसका यहाँ से OH निकला, वाटर रिलीज हो गया, P का ऑक्सीजन के थ्रू इस C से बॉन्ड बन गया। ठीक, फिर इसी यस तरीके मैम। से इसने अपने, इसका अपना पीछे एक और OH यहाँ पर फ्री पोजीशन पे था, एक नया न्यूक्लियोटाइड आया उसने यहाँ, तो ये करते करते पूरी चेन दोनों साइडों पर ये बन जाती है। अब क्लियर है ये बात? समझ आ यस गई? मैम। चल, यस मैम। तो इस तरीके से ये हमारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। अच्छा, मैं आपको ये बात यहाँ पर समझा देती हूँ, द रिएक्शन बिटवीन, अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। The 5-phosphate and 3-hydroxyl group allow the DNA and RNA to form long chains of nucleotide. देखिए 5-phosphate and 3-hydroxyl, 5-phosphate कैसे और 3-hydroxyl कैसे? ये वाला 3-hydroxyl ऐसे ही है ना? देखिए ना, बॉन्डिंग में क्या दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ना, यस मैम। और 5 पोजीशन पे 5 कार्बन पे एक फॉस्फेट बॉन्ड। यानी कि ये वाला फॉस्फेट ऊपर वाला ऐसा जब यूनिट बनेगा, तो ऊपर वाले इस 3 पोजीशन पे OH के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ऐसा ही है। यस और मैम। ये वाला OH फिर इधर नीचे अगर एक और यूनिट आएगा तो उसके फॉस्फेट के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक, तो यस 5 पे फॉस्फेट और 3 पे हाइड्रोक्सिल। आप ये रिपीट करें बात मुंह से जरा, 5 पे मैम। फाइव फाइव पे फॉस्फेट 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 और और 3 3 पे पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलाउ DNA and RNA to form long chains of nucleotide because two groups न्यूक्लियोटाइड। can react chemically with one। तो आपस में ये रिएक्ट करते चले जाते हैं और नई चेन लंबी होती चली जाती है। अच्छा, अब ये वही रिएक्शन है जो अभी मैंने आपको समझाया, द रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर। एक न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप। देखिए इसका हाइड्रोक्सिल, देखिए ना, इसके अपने साथ तो नहीं बॉन्ड बना सकता ना, इसका हाइड्रोक्सिल एक नया न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। इसका हाइड्रोक्सिल दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ, और फॉस्फेट के इसी साथ का फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सिल के साथ। हाइड्रोक्सिलिक। ये बात आप रिपीट करें जरा। मैम एक का फॉस्फेट दूसरे के हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ और एक का हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप दूसरे ट्रू, के फॉस्फेट बस ग्रुप के साथ। ये इतनी सी बात है, ये इतनी सी बात है। ठीक है। रिएक्ट करता है और क्या करता है, इज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस एलिमिनेटिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है एंड फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट लिंक्स द टू ग्रुप। दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर यानी कि एक इसमें P है
और 2 ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड क्या होता है? ईस्टर बॉन्ड बिल्कुल यही वाला बॉन्ड है, ये देख रहे हैं, ये वाला ईस्टर बॉन्ड है कि जिसमें फास्फोरस के साथ एक साइड पर O हो और एक साइड पर डबल O, डाई ईस्टर। ये देखें POC POC, ये 2 बॉन्ड एक जैसे बन गया ना, एक साइड पर भी POC है, दूसरी साइड पर भी POC है, तो दिस यस इज मैम। फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ये आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो ये कितना अच्छा ओके। आसान है ना कि इन द न्यूक्लियोटाइड, बल्कि आपने लिखना है कि इन द डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियर इन द न्यूक्लियोटाइड हैज 5 phosphate group and 3 एंड hydroxyl 3 group, ठीक है। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप तो 5 phosphate group of one nucleotide, it attaches with एंड the 3 hydroxyl group of another nucleotide and it eliminates a water molecule and the bond formed, this is called phosphodiester bond, ठीक है। ओके। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इज नाउ लिंक टू द 2 शुगर्स बाय अ पेयर ऑफ ईस्टर बॉन्ड, POC। एक उसके ऊपर भी POC है, एक नीचे भी POC है, ठीक। द 2 यूनिट्स पॉलीमर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन स्टिल हैज अ, अब अच्छा, अब देखिए ना इतनी लंबी यूनिट कैसे बनती चली जाती है, क्यों? क्योंकि जितनी भी ये यूनिट्स आके अटैच होते जाएं, 2 4, मतलब इसके ऊपर एक ऐड होगा, फिर इसके ऊपर एक और ऐड होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, फिर इसके ऊपर एक ऐसे बना दूं, यूं, तो जितने भी ऐड होते चले जाएंगे सब के ऊपर अगेन एक फॉस्फेट बॉन्ड ऊपर आ जाएगा और 3 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड एक नीचे रह जाएगा। ऐसा ही होगा ना इस पूरी चेन के यस साथ, मैम। एक फॉस्फेट बॉन्ड ऊपर, मतलब इट इज अगेन स्टिल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। यस मैम। सो इन दिस वे, सो दैट इट कैन लिंक टू द अदर, ताकि वो और से और न्यूक्लियोटाइड आते जाएं, वो अटैच होता जाए, तो इसलिए लंबी चेन बन जाती है। एंड दिस वे मैनी थाउजेंड्स ऑफ द nucleotides can join together in the long chain. So linear strands of the DNA or RNA, no matter how, मतलब जितना भी ये लॉन्ग हो, it will almost have a free phosphate group at the one end एंड अ फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड, कहते हैं जितनी मर्जी हजारों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएं, फिर भी इसके पास एक साइड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिलिक। सिंपल है ना, क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम। ओके। अब वही बात जो अगली मैंने आपसे की कि हमेशा जो है वो एडेनिन थायमिन से मिलता है और ग्वानिन साइटोसिन से मिलता है या साइटोसिन ग्वानिन से मिलता है, तो इसलिए इनकी तादाद या अमाउंट बराबर रहती है। So Erwin Jirga later showed that the amount of adenine in the DNA always equals the amount of thiamine, ठीक है। क्यों? यस मैम। क्योंकि एडेनिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में भी देख लें तो हमेशा A और T सामने, ये A और T सामने, T और A सामने, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, T और A सामने हमेशा न, जब भी A होगा A के सामने T होगा, ठीक है। और जो G और C हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने है, ऐसे ही है ना। यस मैम। एडनिन और एडनिन जो है ये प्यूरिन है, टी जो है वो प्यूरिमिडीन है। इस तरीके से यहाँ पर टी जो है पायरिमिडीन है, ए प्यूरिन है। प्यूरिन और पायरिमिडीन की फिर मतलब यह है कि क्वांटिटी हमेशा बराबर ही होगी। अच्छा, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, he showed that amount of adenine in DNA always equals the amount of thiamine and the amount of guanine always equals the amount of cytosine. So it is also implies that there is always equal proportion of purines and the मतलब A plus G is equal to A plus C plus T, ठीक है। यस ये मैम। मल्टीपल चॉइस के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है कि जो हमारे प्यूरिन्स हैं दे आर ए, मतलब वो ऐसे भी कर सकता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, सो दे हैव इक्वल प्रोपोर्शन, वो A प्लस सी कर देगा, A प्लस टी कर देगा, मतलब कुछ भी। तो आपने ये ध्यान में रखना होगा कि प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं A प्लस टी, पायरिमिडीन्स में कौन कौन से आते हैं C प्लस टी, तो दे बोथ हैव इक्वल क्वांटिटी इन DNA। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, यस मैम। आगे एक थोड़ा सा बस हमारा टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है, मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ आता रहे। अच्छा, एक दो इसमें ना मल्टीपल चॉइस के हवाले से इंपॉर्टेंट आंसर्स बातें हैं, वो आपने ध्यान रखनी है कि इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, डीएनए का जो डायमीटर है। अच्छा, आप कुछ साइंटिस्ट है ना इसके ऊपर और भी काम किया, वो अभी फिलहाल आप इसको रहने दें, ताकि इतनी डिटेल में हमने बस ये चीज़ पढ़नी थी
कि जो डीएनए मॉलिक्यूल एक हेलिकल शेप होता है, इसका डायमीटर कितना होता है 2 नैनोमीटर। ये आप इसकी चौड़ाई देख रहे हैं, इसका डायमीटर कितना है 2 नैनोमीटर। ये मल्टीपल चॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। एंड कंप्लीट हेलिकल टर्न एवरी 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि ये टर्न कितना लंबा, कितनी लंबाई के बाद टर्न लेता है, यानी कि एक लंबाई के बाद दूसरी 3.4 लंबाई। नैनोमीटर। ठीक है, एक टर्न देखिए ना, एक पूरे टर्न के बाद जो दूसरा टर्न वो ले रहा है वो कितना लंबा है, जैसे 3.4। 3.4। बस आपने डायमीटर से याद हाँ रखना जी। है। देखिए डायमीटर कम है ना, थोड़ा है, टर्न टर्न की यस लंबाई मैम। ज्यादा है, तो डायमीटर 2 नैनोमीटर है, और जो इसका टर्न है दिस इज 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि संडे कल का दिन है, जो भी लेक्चर हम पढ़ेंगे मंडे को मैं आपके इसी चैप्टर का जितना भी हम सिलेबस कर चुके हैं मैं आपका टेस्ट लूंगी। ओके, साथ साथ ही टॉपिक्स ठीक है। आपने तैयार करने हैं, और आज से आपने ये भी काम करना है कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आपने वो एक दफ़ा याद करके लिख के मुझे उसकी पिक्चर्स बना के सेंड करनी है। मैं आज से वेट करूंगी रिटर्न रिटर्न टॉपिक का। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक। मैम जो डेफिनेशंस वगैरह होंगी उसमें वही ना? बेटा पूरा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे पढ़ाया है उसमें से वो पूरे का पूरा टॉपिक आपने लिखना होगा। ठीक है, अगर आप ये जैसे इसमें आ ठीक है जाता है मैम। ना, गिव द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। अब इसमें जितनी भी बातें आपको लगती हैं कि मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, समझाई हैं, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, केमिकल उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फिर उसमें इसका कितना, ये जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं जितने भी आपको मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये सब आपने उसमें मुझे लिख के डेली बेसिस पर ये काम होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, आज से हम जो भी पढ़ेंगे क्लास में, इस लेक्चर में, आपने वो खुद याद करना होगा और एक दफ़ा लिख कर मुझे आपने ये भेजना हुआ करेगा। ओके, अल्लाह ठीक हाफिज़। है मैम। अल्लाह।